हेलो स्टूडेंट, वैन डी ग्राफ जनरेटर वन ऑफ द वीवीआई क्वेश्चन। इसकी खोज की थी वैन डी ग्राफ जनरेटर। वैन डी ग्राफ ये एक साइंटिस्ट का नाम है जो फ्रेंच साइंटिस्ट था, फ्रांस का साइंटिस्ट था। उसने एक जनरेटर बनाया। नॉर्मली जनरेटर तो आप जानते हैं जो घर के आसपास देखते होंगे, जहाँ बिजली बनती है, जहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं। हमारे घर में मैरिज या पार्टी फंक्शन वगैरह में हम लोग जनरेटर को देखते हैं। लेकिन ये जनरेटर अपने आप में प्यूक्लियर जनरेटर है। इस जनरेटर की खासियत क्या है? इसकी खोज वैन डी ग्राफ जनरेटर ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? वैन डी ग्राफ जनरेटर, इसलिए उसका नाम पड़ा वैन डी ग्राफ जनरेटर। अभी तक आप जिस जनरेटर को पढ़े हुआ इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है तार के द्वारा उसके करंट को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इसलिए उसको इलेक्ट्रिक जनरेटर कहा जाता है। लेकिन आज मैं आपको जो जनरेटर पढ़ाने जा रहा हूं, यह जनरेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल यानी स्थिर वैद्युत के नियम पे काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इसमें करंट पैदा नहीं करती है जो तार से जाती है। यह जरूर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, इलेक्ट्रिसिटी ये भी पैदा करता है, वोल्टेज ये भी पैदा करता है, लेकिन इसको तार से हम के द्वारा पैदा नहीं करते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पर, स्थिर वैद्युत के सिद्धांत पर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। और खासियत है कि ये 10 लाख से लेकर के 15 लाख वोल्ट तक, 10 लाख से 15 लाख वोल्ट का पोटेंशियल पैदा करता है। अभी आप लोग जितना भी जनरेटर देखे होंगे, 1,32,000 वोल्ट ही आप अधिकतम एसी करंट का नाम सुने होंगे, जो भी ऊंची तार से जाती है। लेकिन यह जो जनरेटर है, यह दुनिया का जुबा जनरेटर है जो 10 लाख से लेकर के 15 लाख यानी 1 मिलियन से 1.5 मिलियन का वोल्टेज पैदा करता है। यह अजूबा है। चूंकि इसकी खोज वैन डी ग्राफ ने की थी, इसलिए वैन डी ग्राफ जनरेटर कहते हैं। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल पर काम करता है। और आज मैं को बनाने जाता हूँ। इस जनरेटर को पढ़ने का मुख्य कारण है कि यह 10 लाख से 15 लाख वोल्ट पैदा करता है। 10 से 15 लाख, जो नॉर्मल जनरेटर से कई गुना ज्यादा है। मैं यहाँ पे क्लियर आप लोग पढ़ा चुका हूँ। वैन डी ग्राफ जनरेटर इज ए जनरेटर विच प्रोड्यूस 1 million of volt. It was designed by वैन डी ग्राफ। वैन डी ग्राफ ये फ्रांस का साइंटिस्ट था। प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट पूछेगा कि किस प्रिंसिपल, कोई मशीन बिना प्रिंसिपल का काम नहीं करती है। तो इट वर्क्स ऑन 2 प्रिंसिपल। पहला क्या है कि चार्ज आर एक्यूमुलेटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर। मैंने अभी बताया आप लोग इलेक्ट्रिक शील्डिंग में, यानी किसी बक्से के ऊपर जब हम चार्ज देते हैं, आसमान से बिजली गिरती है, यानी कहीं से भी चार्ज देंगे तो ये चार्ज कहाँ जमा हो जाती है? यह मेटल बॉक्स, जो धातु के बक्से होते हैं, उसके बाहरी सरफेस पर जमा हो जाती है। और दूसरा क्या है? कोरोनर डिस्चार्जिंग। कोरोनर डिस्चार्जिंग क्या है? जरा देखिए, इसको जरा समझिए। देखिए, ये एक मेटल, कॉपर का, तांबा का बना हुआ एक कंघी है, ठीक है। इसको हम कहीं से ला करके हम इसको चार्ज दे रहे हैं। मान लीजिए इसको हम चार्ज कहीं से ला के दे रहे हैं, तो ये चार्ज आएगा, जमा होते जाएगा। चार्ज चूंकि मेटल है, सभी जगह समान रूप से चार्ज आएगा, सभी जगह चार्ज आएगा। लेकिन मालूम है कि कंघी का किनारा क्या होता है? नुकीला होता है। पीछे वाला हिस्सा मोटा होता है और आगे वाला हिस्सा नुकीला होता है। तो चूंकि जब चार्ज देंगे, चूंकि मेटल है, मेटल पर जो चार्ज होता है वह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सभी जगह समान रूप से आएगा। और हम जानते हैं चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? Q/A, जिसको हम लोग साई से डिनोट करते हैं, Q/A। चूंकि किनारे में एरिया कम होता है और आवेश क्या है? बढ़ते जा रहा है, तो कम होने से साई का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पर ज्यादा बढ़ने से डेंसिटी बढ़ जाती है, और जो किनारा होता है नुकीला, वहां से आवेश हवा में निकलना शुरू होता है। इस घटना को हम लोग कोरोनर डिस्चार्जिंग कहते हैं। यह हिंदी में भी कोरोनर डिस्चार्जिंग इसको कहा जाता है। चलिए, मैं आज इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग फंक्शन बताने जा रहा हूं। मैं इस कंस्ट्रक्शन को जो किताब में मैं आपको जो बताया हूं, यह सबसे इजीएस्ट। आपको बुक वाला फिगर नहीं देखेंगे, क्योंकि बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर है। मैं आपको फिगर बना रहा हूं, इसी फिगर को आराम से। मैं एक कॉपर का, तांबा का एक बहुत बड़ा खोखला गोला ले लेता हूं, इस तरह का खोखला गोला, और इसे लकड़ी के स्टैंड पर मैं, या कुचालक स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड पर, प्लास्टिक का या लकड़ी का स्टैंड पर इसे रख दिया, ठीक है। इसमें 2 तांबे की बनी हुई कंघी लगा देता हूं। देखिए, एक कंघी यहां पे लगा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कॉपर का बना हुआ कंघी, कॉम्ब, और एक तांबे की बनी हुई कंघी मैं यहां लगा दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर एक मोटर लगाता हूं, पुली, 2 पुली है।
जिसके बीच में चरखी लगी हुई है, और ये चरखी जो लगी हुई है उससे एक बेल्ट जुड़ा हुआ है। ये बेल्ट क्या चीज का है? चमड़ा का बेल्ट। ये चमड़ा का बेल्ट है जो इस पुली से घूम रहा है। ठीक है, इस फिगर में ये P2 पुली हो गया और ये P1 पुली हो गया। जो नीचे वाली कंघी है उसको हम लोग एक मशीन से जोड़ते हैं, जिस मशीन का नाम है HFO। आगे भी इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। इसको अर्थिंग किया हुआ है। अर्थिंग करने का मतलब क्या है? इसका पूरा नाम है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, उच्च आवृत्ति दोलक। इसका काम क्या है? ये आप जो फिगर देखिए, आप ध्यान से देखिए। ये सेम फिगर है। एक खोखला गोला है जिसको हमने दो स्टैंड पे खड़ा कर दिया। यहाँ पर दो कंघी लगी है C1 C2। इसको HF हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से जोड़ दिया है। यह दो पुली है, मोटर से चल घूमने वाली पुली, जिसके बीच में एक चमड़ा का बेल्ट ऐसे खुद इसे नाचता है। बस ये वाला बाद में बात जिक्र करेंगे। ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम करते क्या है, यही चीज लिखा हो। एक सॉल हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है? 4 से 5 मीटर, यानी बहुत बड़ा होता होगा। S1 S2 दो स्टैंड पर इसको हम लोग इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देते हैं। एक पुली होती है P1 P2 जो एक लेदर बेल्ट से के कारण घूमती है। टू मेटल कंघी C1 C2 को हम लोग फिटेड करते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर, विच C1 इज कनेक्टेड विथ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम क्या है? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को सप्लाई करना। क्या सप्लाई करना? पॉजिटिव चार्ज को सप्लाई करना। अब बताइए आप कि जब ये पॉजिटिव सब, अब वर्किंग फंक्शन आप ध्यान से देखिए। सीधे मैं एक बार फिगर में समझा रहा हूं, दोनों फिगर देखिए सेम है। अब क्या होता है, और एक कांच का एक टी शेप का, देखिए ध्यान से, टी शेप का ट्यूब है। एक टी शेप का टारगेट, एक टी शेप का एक ट्यूब है। क्या है वो बाद में हम बात करेंगे। पहले कंस्ट्रक्शन तो सुन लिया आपने। अब देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले मोटर को स्टार्ट कर देते हैं। ये बेल्ट क्या हुआ, ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर दिया। बेल्ट से मोटर घूमना शुरू कर दिया। जैसे ही हम इसको प्लस चार्ज देंगे, प्लस चार्ज बढ़ेगा। अभी मैं कहा कोरोना डिस्चार्जिंग, क्या होगा? चार्ज इस पर बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते एक समय क्या होगा, इतना ज्यादा इस पर चार्ज हो जाएगा कि हवा में निकलने लगेगा। इस घटना को कोरोना डिस्चार्जिंग कहते हैं। ये हवा में स्प्रे करने लगती है। चूंकि बेल्ट बहुत तेज चलता है, ध्यान से देखिएगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हवा में निकलेगा, इसको बेल्ट क्या करेगा? हाई स्पीड के कारण ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज को यहां से खींचकर, ध्यान से देखिए, यहां तक लेके चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? चला जाएगा। देखिए इसमें कंघी में ये बेल्ट सटा हुआ नहीं है, थोड़ा सा गैप है। इंडक्शन की घटना होगी। जब ये प्लस यहां पहुंचेगा तो सामने क्या होगा? माइनस पैदा होगा इंडक्शन के कारण, क्योंकि इंडक्शन में एक प्लस एक माइनस को पैदा करता है। अब कंघी के सामने जब माइनस पैदा होगा तो पीछे में कौन आवेश पैदा होगा? प्लस आवेश पैदा होगा कि नहीं होगा? इंडक्शन के कारण, विद्युत प्रेरण के कारण। तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन के चलते ये प्लस चार्ज इस पर, इस जो कॉपर का जो ये बड़ा सा खोखला हॉलो स्फीयर है, इस पर धीरे धीरे जमा होने लगता है। यह क्रिया लगातार चलती रहती है। और यहाँ क्या हो रहा है कि ये वाला प्लस चार्ज और इसके चलते जो इंडक्शन हुआ था सामने माइनस चार्ज, ये दोनों आपस में मिलकर के एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म हो जाते हैं। बाकी कौन शेष कौन बच जाता है? रेस्ट कौन बचता है? तो ये वाला प्लस चार्ज। और ये प्लस चार्ज इस प्लेट पर, इस स्फीयर पे लगातार जमा होता है। ये क्रिया लगातार चलती रहती है। चलते 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 बहुत सारा चार्ज इस पर जमा हो जाता है। अब कहानी समझ में आ गई। यही है आपका वेन डी ग्राफ जनरेटर। अब आप सोचते होंगे कि जब वेन डी ग्राफ जनरेटर होगा तो बिजली कहाँ बनी? एक्चुअली होता क्या है कि जब पॉजिटिव चार्ज इस पर जमा होगा तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा नहीं होगा, लेकिन वोल्टेज तो बढ़ेगा ना। अंदर का वोल्टेज बढ़ते बढ़ते 1 मिलियन से 1.5 मिलियन हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस से जो बिजली बनती है उसका वोल्टेज बहुत हाई होता है, 10 से 15 लाख वोल्ट। दुनिया में ऐसी कोई बिजली की तार नहीं बनी हुई है जो 10 से 15 लाख वोल्ट को बर्दाश्त कर पाएगी। अगर आपने इस वोल्टेज का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, बिजली बनाने में किया तो वह जलकर नष्ट हो जाएगा। तो फिर हम क्यों बनाएंगे ऐसा जनरेटर? एक प्रश्न उठता है। इस जनरेटर का क्या यूज है, अभी मैं बताने जा रहा हूं।
जब ये वोल्टेज बढ़ जाता है तब आता है ये ट्यूब इवेक्यूएटेड ट्यूब कहलाती है, यानी निर्वात नलिका, इसके अंदर हवा नहीं है। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक गन लगा रहता है जो प्रोटॉन पैदा करता है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही यहाँ प्रोटॉन पैदा करेगा, चूंकि वोल्टेज कितना है, 1.5 लाख 15 लाख है, ये वोल्टेज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, यहां से ढकेल करके इतना ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है हाई वोल्टेज के कारण। यह वेरी हाई वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी से इस दरवाजे से, खिड़की से, डब्लू से निकलता है और किसी परमाणु के न्यूक्लियस पे बम्बार्डिंग करता है। टारगेट देखिए, टारगेट लिखा हुआ है, टारगेट लिखा हुआ है ना, टारगेट लिखा हुआ है। यहाँ पे जाके वह हिट करता है और किसी परमाणु के नाभि को तोड़ देता है, न्यूक्लियस को तोड़ देता है, जहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन होती है और जहाँ पे परमाणु एटॉमिक पावर प्लांट में बिजली बनाई जाती है। तो इस जनरेटर का उपयोग क्या है, इस जनरेटर से आप बिजली नहीं बना सकते हैं, बल्ब जलने वाला बिजली, पंखा चलने वाला बिजली नहीं बनेगी, लेकिन इसके एनर्जी का उपयोग, चूंकि न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हमको वेरी हाई वोल्टेज चाहिए, वह यह जनरेटर देता है। इस जनरेटर का यही उपयोग है। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्किंग फंक्शन बता दिया। प्रश्न है आपसे पूछेगा कि इसका यूज क्या है, तो मैंने एप्लीकेशन आपको नीचे लिख दिया है कि इसका यूज न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए की जाती है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि लिमिटेशन, इसकी सीमाएं क्या है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसकी सीमा क्या है, ये कहाँ पर फेल हो जाता है। तो इसकी दो सीमाएं क्या है कि ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को एक्सलेट करेगा, क्योंकि अंदर में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही पैदा होता है, नेगेटिव चार्ज को तो हम जमा नहीं कर सकते हैं। इस बक्से पर हम नेगेटिव चार्ज को जमा करके नेगेटिव वोल्टेज पैदा नहीं कर सकते हैं। तो ये किसको विकर्षण बल लगाएगा, रिपल्सन फोर्स किस पे लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज पे लगाएगा। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को एक्सलेट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज कौन कौन है, अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, ये सब पॉजिटिव चार्ज को हम लोग एक्सलेट कर सकते हैं। दूसरा, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट नहीं करता, कि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, जैसे ही एक्सलेट करेगा उसका वेलोसिटी बहुत बढ़ जाती है, जिसके चलते वह डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तीसरा देखिए, इट कैन नॉट एक्सलरेट बियॉन्ड लिमिट, चूंकि एक सीमा से ज्यादा यह किसी पार्टिकल के वेलोसिटी को नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये फॉर्मूला है, m बराबर m0√(1 - v²/c², यानी अगर ज्यादा स्पीड बढ़ाएगा तो वह उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा, जो संभव नहीं है। यही आपका वेन डी ग्राफ जनरेटर है।